क्वेश्चन नोट कीजिएगा। ठीक है, इसमें जो मेन एग्जांपल्स हैं लगभग कुछ सभी में कोई 30 डिग्री 45 डिग्री या 60 डिग्री वो लग रहा है। मैं मेन एग्जांपल्स करा रहा हूँ। एग्जांपल नंबर 15 नोट कीजिएगा। द पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। मैं बातें नहीं प्लीज। शांत हो जाओगे? नहीं सुनाई नहीं। Person standing on the bank of a river observes that the angle of elevation of the top of a tree standing on the opposite bank of the top of the tree standing on the opposite bank is 60 degree. When he moves 40 meters away from the bank, away from the bank, when he moves 40 meters away from the bank, he finds the angle of elevation to be 30 degree. He finds the angle of elevation to be 30 degree. Full stop. Find the height of the tree and the width of the river. Find the height of the tree and the width of the river. ठीक है? A person standing on the bank of a river observes that the angle of elevation of the top of a tree standing on the opposite bank is 60 degree. तो बैंक मतलब किनारा हो गया, नदी का किनारा हो गया। तो नदी है, हमने ये कहा कि इधर भी ग्राउंड है, ठीक है, इधर भी ज़मीन है चारों और इस तरफ भी ज़मीन है, ठीक है। और ये जो बीच में है, बीच में इस तरीके से जो रिवर है वो रिवर फ्लो करती हुई जा रही है ऐसे। तो रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, इधर भी ग्राउंड है, इधर भी ग्राउंड है। अच्छा, और इस किनारे पर बिल्कुल ये जो किनारा है, यहाँ पर एक ट्री है, इसको मैंने बोल दिया ट्री। ये नहीं, तो समझाने के लिए कोई जरूरत नहीं। ये ट्री हो गया, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर ऑन द अपोजिट बैंक, बोल रहे हैं ना, स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। तो ये यहाँ पर खड़ा हुआ है, यहाँ से इसको देखता है, ये जो ट्री है ना, ट्री के टॉप को देखता है। तो ट्री के टॉप को देखता है, अभी हटा रहा हूँ ये बीच में जो मैंने बनाया। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो बनता है 60 डिग्री। ये बन गया 60 डिग्री।
और इस वाले पॉइंट को हमने बोल दिया सी, इस पॉइंट को सी बोल दिया। अब ये सी से लेकर बी तक जो है ये विड्थ हो गई रिवर की, इसको एक्स बोल दिया, ठीक है। और जो ट्री है, ट्री की हाइट को एच बोल दिया, यहाँ तक समझ गया, ठीक है। तो ट्री की हाइट हो गई एच और जो रिवर है, रिवर की विड्थ हो गई एक्स। अब वो बोल रहे हैं कि व्हेन ही मूव्स 40 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक, अब वो 40 मीटर दूर की तरफ जाता है, तो 40 मीटर दूर मतलब इधर जाएगा, नदी में तो डूबेगा नहीं, ठीक है ना, तो इधर जा रहा है 40 मीटर दूर, तो यहाँ आ गया पॉइंट डी पर ही फाइंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन विल बी 30 डिग्री, तो 40 मीटर दूर आ गया 40 मीटर। तो यहाँ से जब वो दोबारा से इसको देखता है ट्री के टॉप को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया है, अब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, समझ गए, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी ट्री है, कोई पोल है, टॉवर है, कुछ भी है, उसको अगर हम जितना ज़्यादा हम उसके नज़दीक जाते जाएंगे, हमारा ना गर्दन ऐसे ऐसे ऊपर होती जाएगी, यानी कि हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाएगा। और जितना हम दूर जाएंगे तो हमें गर्दन उतनी ऊँची उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ये देखिए ना, ये दूर गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो गया, और ये पास में है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ गया 60 डिग्री, ठीक है। आगे चलते हैं। अब वो बोल रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री एंड द विड्थ ऑफ द रिवर, तो ट्री की हाइट निकालनी है और रिवर की विड्थ निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन बी सी। तो tan 60 डिग्री कितना है, √3, और ए बी है h और बी सी है x, ठीक है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं h इज इक्वल टू √3x, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक समझ गए, h इज इक्वल टू क्या हो गया, √3x हो गया। आगे चलते हैं। उसके बाद कहेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी, अब बड़े ट्राइंगल की बात करते हैं ए बी डी की। यहाँ tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी हो जाएगा। tan 30 डिग्री क्या है, 1/√3 है ना, और ए बी क्या है h, और ये जो बी डी है ये कितना है, x + 40। तो h √3 x + 40 ये हो गया। अच्छा h जो है उसकी वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, √3x, तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 h की वैल्यू है √3x, ठीक है। तो h की जगह √3x यहाँ पर रख दीजिए। √3 × √3 कितना होता है, 3, तो 3x, और ये x इधर आ जाएगा, 3x - x इज इक्वल टू 40। 3x - x is 2x, 2x is equal to 40, 2 1 जा 2 20 जा, तो x is equal to 20 मीटर। समझ गए, ये क्या आ गया, ये आ गया विड्थ ऑफ द रिवर। फिर कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 h is equal to √3x, h is equal to √3 into 20 मीटर, 20 √3 मीटर। ये क्या है, हाइट ऑफ ट्री।
एग्जाम्पल नंबर 17 नोट करिएगा। मैं सारे एग्जाम्पल लेकर आ रहा हूँ, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो करवा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 17 में है एन एरोप्लेन एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 200 मीटर्स aeroplane at an altitude of 200 meters observes the angles of depression. Observes the angles of depression of opposite points on the two banks of a river. On the two banks of a river to be 45 degree and 60 degree. Be 45 degree and 60 degree, full stop. Find the width of the river. Find the width of the river. एरोप्लेन एट एन ऑल्टीट्यूड, एरोप्लेन क्या होता है? एरोप्लेन ना उड़ता है जैसे, तो पहले तो वो रनवे पर चलेगा, रनवे पर चलने के बाद में वो उड़ेगा, उड़ने के बाद में एक पर्टिकुलर, जैसे कह देते हैं ना कि भाई अपनी वो सीट बेल्ट बांध दीजिए, फिर जब एरोप्लेन बिल्कुल ऊपर पहुंच जाता है तब कह देते हैं कि सीट बेल्ट अब आप खोल सकते हैं। तो सीट बेल्ट खोलने का मतलब ये है कि अब वो एक पर्टिकुलर हाइट पर आ चुका है, एक ऑल्टीट्यूड पर आ चुका है, अब वो उससे ऊपर नहीं जाएगा, उससे ऊपर जाएगा तो फिर पैसेंजर्स के गिरने का खतरा है। लेकिन अब वो एक सेम हाइट पर आकर, एक पर्टिकुलर हाइट पर आकर फिर वो ऐसे ऐसे सीधा सीधा चलता रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर वाइब्रेशन तक भी नहीं होती, फिर पता भी नहीं चलता है, ठीक है। तो अब आप ये देखिए, एन एरोप्लेन एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 200 मीटर, तो ज़मीन से 200 मीटर ऊपर है एक एरोप्लेन, observes the angles of depression of the opposite points on the two banks of a river to be 45 degree and 60 degree. तो इस पॉइंट पर एरोप्लेन है, इस पॉइंट को हमने ए बोल दिया, ये पॉइंट बी हो गया। यहाँ से मतलब एरोप्लेन ऊपर से इस वाले बैंक को, यानी इस वाले किनारे को देखते हैं, तो ऑन द टू बैंक्स ऑफ अ रिवर एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो यहाँ से एरोप्लेन से अगर कोई देखता है तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है? 45 डिग्री। तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा किससे? हॉरिजॉन्टल के साथ में। ये कितना बन गया? 45 डिग्री बन गया, ठीक है।
अब इसी जगह से वो दूसरे किनारे को देखता है, कोई पैसेंजर है बैठा हुआ, वो दूसरे किनारे को देखता है, उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना बनता है? वो बनता है 60 डिग्री। तो अब इतना ये कहना है कि इतने डेटा की हेल्प से, इतनी वैल्यूज़ की हेल्प से आप रिवर की विड्थ बता दीजिए, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। ये पॉइंट ए है जहाँ पर एरोप्लेन है, इस पॉइंट को ए बोल दिया, एक किनारे को बी बोल दिया, दूसरे किनारे को सी बोल दिया, ठीक है। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया गया ऐसे, तो ये वाला पॉइंट हो गया डी, ठीक है। बताओ कितना कितना पेपर कैसा हुआ आज का? पूरा सही गया। एपी हो गया था। और इंडियन केस स्टडी में केस स्टडी कौन से चैप्टर में से आई थी? वो तीनों जाएंगे। चलिए जी, तो हम ये बताते हैं, अब ये देखते हैं, हमें निकालना है, एक तो ये बीडी निकालना है और एक ये डीसी निकालना है। बीडी और डीसी अगर आ रहे हैं तो बीडी की लेंथ और डीसी की लेंथ दोनों को ऐड कर देंगे तो रिवर की विड्थ आ देगी, समझ रहे हैं? रिवर की विड्थ आ देगी। मुझे क्या करना है, मुझे एक बार ए डी बी में और एक बार ए डी सी में लगाना है। अब आप ये देखिएगा कि जब ये वाला एंगल 45 डिग्री है तो ये भी तो 45 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। और इसी तरह से जब ये 60 डिग्री है तो ये भी तो 60 डिग्री होगा, सही है। आप ये लिख देना, एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये लिख दो। यहाँ लिखना सिंस एंगल ऑफ एलिवेशन is equal to angle of depression, therefore in triangle ADB, in triangle ADB, अच्छा कितने ऑल्टीट्यूड पर उड़ रहा है ये? 200 मीटर। AD अपॉन BD, tan 45 डिग्री कितना हो गया? 1 इज इक्वल टू AD कितना? 200 अपॉन BD, BD इंटू 1 इज BD, इक्वल टू 200 मीटर। सर रूट 3 की वैल्यू दे रखी ना? नहीं, ट्रांसफर ये आवाज़ कहाँ से? रैपिडो। इन्होंने तो इसको ऐसे कर रखा है 315.4 मीटर्स पॉइंट्स में भी निकाल रखा है और वैसे रूट में भी छोड़ रखा है। सर 200 सर रूट का मैं वैल्यू डाल लिया, नहीं डाल लिया सर 200 और ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 1 और फिर अपॉन रूट 3, सही है। सर इसे रैशनलाइज भी करना है? रैशनलाइज वैसे कर लेना चाहिए, इन्होंने रैशनलाइज करा नहीं, क्या इन्होंने करा नहीं। अच्छा इसकी आप कर 100 लीजिए। ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3। हाँ जी, अब देखिएगा ये तो ट्रायंगल ADB में हो गया, BD इज इक्वल टू 200 मीटर आ गया। अब जरा इसकी बात करते हैं ADC की। चश्मा लग गया आज तुम्हारा? ऐसा बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। ओहो, तो कपड़े से साफ हो जाता। सर डेली साफ करना पड़ता भाई ऐसा चश्मा बनाओ तो साल में एक बार साफ करना ये पड़ेगा। इसके बहाने बिल्कुल अलग ही रहते हैं। सुबह उठता तो हूँ लेकिन योग करता हूँ सुबह उठकर, तो पढ़ाई कैसे करूँ? है। ऐसा क्या खरीदी मैंने? कर लिया करो भाई, पेरेंट्स खुश हो जाएंगे, हमें भी अच्छा लगेगा। योगा से होगा। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AD अपॉन DC।
tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हो गया √3 और AD कितना 200 DC into √3 is equal to 200 DC is equal to 200 upon √3 मीटर ये DC हो गया क्या हो गया तो DC की वैल्यू आ गई 200 अपॉन √3 मीटर अब therefore width of river is equal to BD plus DC 200 plus 200 upon √3 तो यहाँ से 200 कॉमन ले लो ब्रैकेट में बचेगा 1 plus 1 upon √3 चाहे तो रैशनलाइज करो चाहे ऐसे ही छोड़ो इन्होंने ऐसे ही छोड़ रखा है हमसे और पॉइंट्स में भी निकाल रखा है चाहो तो पॉइंट्स में भी निकाल सकते हो तो पॉइंट से कैसे निकलेगा वो देख लो जैसे कि 200 है ना इसको तो ऐसे ही रूट तो सही है ये 200 तो ऐसे ही रहेगा भाग 1 है और 1 upon √3 को क्या करेंगे ये हो गया 1 upon √3 डिनोमिनेटर में भी √3 से मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में भी √3 से मल्टीप्लिकेशन सही है अपना रैशनलाइजेशन तो 200 और ब्रैकेट में 1 प्लस ऊपर है √3 और नीचे है 3 200 into 1 plus √3 की वैल्यू होती है 1.732 डिवाइडेड बाई 3 तो 3 5s are 15 सॉरी 3 zeros are 0 आएगा 3 5s are 15 आएगा 17 minus 15 is 2 2 3 23 3 7s are 21 23 minus 21 is 2 2 25 0.577 इतना ही छोड़ दो ठीक उसके बाद ये हो गया 200 into 1.577 बोलो सही है पॉइंट गया नीचे आ गया 1000 2 0 से 2 0 कट गए 2 7s are 14 रुक जाओ 1/5 रख दो 2 7s are 14 1 कैरी 2 7s are 14 और 115 लिख कर प्रैक्टिस बोल कर प्रैक्टिस 2 7s are 14 1 कैरी आ गया 15 हो गया फिर 1 कैरी 2 5s are 10 2 5s are 10 और 1 11 1 कैरी 2 1s are 2 और 1 3 3 1 5 4 और डिनोमिनेटर में 10 है ये लिख कर प्रैक्टिस है ना सर ऐसे तो छोड़ सकते हैं क्या सर ने कोई ऐसा छोड़ सकते हैं हाँ हाँ वो तो मैं कह रहा हूँ यहाँ भी छोड़ सकते हो यहाँ कर लो ये भी ठीक है हाँ छोड़ देंगे तो गलती हो जाएगी हाँ तो नाम से बड़ी होता है ठीक है जी सभी को क्लियर है यहाँ तक आप में से कितनों के पेरेंट्स कहते हैं कि लिख कर प्रैक्टिस करा करो बोल कर प्रैक्टिस करो बोल के बोल के कहते हैं ये चलता है आज भी ये चल रहा है क्या आज भी सर बोल के बस याद कर लेते बस थोड़ा सा प्रैक्टिस मत करो अब मैं आपको बताता हूँ जैसे 10th क्लास होती है ना अब 10th क्लास में मेरी भी 10th क्लास हुई 10th क्लास होने के बाद में ICSE बोर्ड से 10th क्लास होने के बाद में 11th में आते हैं और 11th में जितना ज़्यादा बदतमीज और जितना घटिया सेक्शन हो सकता था उतना घटिया सेक्शन हो गया जो स्कूल था स्कूल में ABCDE तक सेक्शंस थे फिर ये हुआ कि कुछ आवारा बच्चे जिनको कहीं पर एडमिशन नहीं मिल रहा है ना तो उनके लिए चलो जी एक सेक्शन बना दिया तो हमारा जो स्कूल था उसमें ये था कि डोनेशन वगैरह लेकर भी एडमिशन हो जाता था तो उनको एडमिशन मिल गया ठीक है अब मैं जो हूँ मैं नालायक बच्चों में नहीं था लेकिन क्या है कि जो सेक्शन E था ना सेक्शन E थोड़ा ओवरफ्लो हो रहा था 40 से ज़्यादा की तरफ वाला हो रहा था और मेरा जो नाम है वो S से है तो अल्फ़ाबेट लास्ट में जा रहा था मेरा फिर ये कहा कि भाई इनको निकाल कर ना इनको दूसरे में डाल देता तो एक लड़का था राज सिंह चौहान एक लड़का था सौरभ वर्मा तो SR तो हम 3 अच्छे बच्चे थे और हम उस घटिया सेक्शन में आ गए अब उस घटिया सेक्शन में टीचर भी सबको घटिया ही मिल गए घटिया मतलब जो एक फिल्म दिखाई थी ना हिचकी है देखिए ना उसमें जो सारे नालायक छटे हुए मतलब लड़कियां भी नालायक थी 6-7 लड़के वो भी नालायक एकदम ठीक है तो वो बिल्कुल एकदम बेकार सेक्शन उनको मिल गया टीचर भी बेकार मिल गया मतलब अगर टीचर को आने में 10 मिनट हो गए ना तो टेबल पर चढ़कर डांस शुरू हो जाता था मतलब इतना ज़्यादा बेकार हमारा सेक्शन था और वहाँ पर 2-4 बच्चे टीचर नहीं मिली हाँ रेवोल्यूशनरी बस टीचर वो नहीं मिली नहीं मिला कोई भी नहीं मिला
है ना। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जैसे मैं था तो मैं इमेजिन कर पाता हूँ उस टाइम को। ये सन 2000 की बात है जब मैं 11th क्लास में पहुँचा था। तो मैं इमेजिन कर पाता हूँ उस बात को कि मैं ना डिप्रेस्ड बैठा रहता था, परेशान बैठा रहता था। परेशान इस वजह से यार क्या सोच कर आए थे स्कूल में और ये क्या निकला। और मैं ये सोचता था, रोज मम्मी पापा ये समझाते थे कि बेटा लिख लिख कर प्रैक्टिस करो, बेटा बोल बोल कर पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी ना आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ ठीक है, आवाज़ मतलब बोल बोल कर पढ़ोगे तभी तो ये लगेगा कि तुम जगह पे हो, नहीं तो तुम तो सो गए, है ना। तो अच्छा ठीक है, तो वो सारी चीज़ें। और आगे बैठा कर बेटा क्लास में आगे बैठा कर, आगे बैठो तो पीछे से उल्टे सीधे कमेंट सुनने को मिलते हैं, है ना। ऐसे बच्चे बेकार मिल गए। और कभी ज़िंदगी में मैं आपको बता रहा हूँ 10th क्लास तक इतना बढ़िया स्कूल था मेरा, गाली नहीं देता था कोई भी बच्चा, कोई बच्चा गाली नहीं देता था। और 11th में दुनिया भर की सारी गालियाँ, मतलब पता नहीं कहाँ से सारी, जैसे गालियों में मतलब PhD करके आए हैं, ऐसे ऐसे नई नई गालियाँ बनाते थे और हंसते थे लेट लेट के पागल हो गए, ठीक है। और किसी को भी गाली बक देते थे, है ना। और फिर हंसते थे। तो इतना बेकार हमें सेक्शन मिल गया। तो अब ऐसे में मैं डिप्रेस्ड घूम रहा हूँ। वो जो राज था मेरा दोस्त, उसको गुस्सा आ जाता था, है ना। वो लड़ने लगता था तो 3-4 उस पर चिपट जाते थे, उसको मार कुटाई उसकी चल रही है ना। वो किसी का कॉलर खींच रहा, टाई फाड़ दी उसकी पकड़ के, मतलब ये चल रहा है सब, है ना। और किस बात पर कि नहीं भाई ये गाली तो डिजर्व करता है जो तेरे लिए बनी है ना, अब और चिढ़ाएंगे। तो ये सारी चीज़ें चलती थी। और उसमें आप ये देखो, अगर हम अपनी मदर को माँ बोल रहे हैं, है ना, तो कोई मम्मी बोल रहा है, कोई माता बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, माता श्री बोल देते हैं, ठीक है। तो गेम्स का पीरियड था, गेम्स का पीरियड मैं कह रहा था ना तुम्हें अभी कि भाई बोल बोल कर लिख लिख कर प्रैक्टिस चल रही है। तो इससे वो कहानी याद आ गई, इसलिए सुना रहा हूँ ये सारी कहानी। तो एक लड़का जिसको मैं शरीफ समझता था कि ये शरीफ है, तो वो एक दूसरा लड़का आया, वो कहने लगा गेम्स के पीरियड में वो बैठकर पढ़ रहा था, जिसको मैं शरीफ समझता था, वो बैठकर पढ़ रहा था। दूसरा आया, कह रहा है चलना खड़ा हो ना। तो ये ऐसे ही नहीं, इसमें कुछ एक अलंकार जोड़ दिए, अलंकार मतलब गालियाँ दे दी कुछ, है ना। खड़ा हो चल खेलने चल रहे हैं। तो उसने पढ़ना है भाई, मेरे को पढ़ना है, मतलब उसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। उसको पता चल गया कि अब बिना गाली के बात ही नहीं करनी, वो मुझे गाली देकर बात करेगा, मैं उसे गाली देकर बात करूँगा, गाली कैंसिल हो गई। ये भी चलता था कि भाई गाली दो एक दूसरे को, फ्रस्ट्रेशन दूर होएगा आप लोगों का, है ना। और सारे फ्रस्ट्रेटेड लड़के थे हमारी क्लास में। तो वो उसने उसको गाली दे दी, उसने उसको गाली दे दी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो अब उसने कहा कि भाई वो जो है चल नहीं रहा, है ना। तो कहते नहीं पढ़ रहा हूँ यार, तेरे को देख कर ना मुझे मेरी माँ याद आ गई, तेरे को देख के मुझे मेरी माँ याद आ गई। मेरी माँ ना मेरा दिमाग ख़राब करके रखती है। मैं सुन रहा हूँ, मैं कभी सोच नहीं सकता कि मैं अपने पेरेंट्स के बारे में ऐसा बोलूँगा। तो वो कह रहा है, कहते मेरी माँ ना मेरा दिमाग ख़राब करके रखते पूरे दिन। कहते लिख लिख के पढ़ो, लिख लिख के पढ़ो। क्या है ये लिख लिख के पढ़ो? कहते यार क्या है, मेरे को तो आता है सब कुछ, है ना। कहता है यही तो दिक्कत है, मेरे को भी सब कुछ आता है। अच्छा मैं दूर बैठा हुआ, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं बैठा हुआ, क्योंकि मैंने ये अपनी सारी प्रॉब्लम्स में अपने पापा से डिस्कस करता था। मेरे पापा ने मेरे को 8-9 तक तो जम के कूटा है, उसके बाद थोड़ा सा फ्रेंडली हो गए थे, तो हम अपनी बातें शेयर करने लगे थे। हम पापा गाली देते रहते हैं, तो मैं इनका कूट दूंगा किसी दिन पकड़ के, ये गाली देते कहते नहीं बेटा लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जहाँ 4 लड़के इकट्ठे हो गए ये पिट के ही आएगा फिर, ठीक है। तो उन्होंने कह दिया कि भाई लड़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। तो उसके बाद जो है वो तो दूसरा कहता है, तो दूसरा जो सीरियस बैठा होता है, तो अभी मेरी माँ मेरे से यही कहती है लिख लिख के पढ़ा करो, लिख लिख के पढ़ा करो। कहता भाई ये इनको कुछ बीमारी है क्या, है ना। मतलब ये इस तरह से अपनी मदर के बारे में बात चल रही है, ये कुछ बीमारी है क्या इनको कुछ। मैं दूर बैठ कर सुन रहा हूँ, मेरे को तो सब कुछ आता है। अरे यही तो दिक्कत है, आता तो मुझे भी सब कुछ है, पता नहीं पीछे ही पड़ी रहती है मेरे, पीछे ही पड़ी रहती है, पीछे ही पड़ी रहती है मेरे। तो उसके बाद जो है मैं सुन रहा हूँ, हाँ अरे बहुत गंदी लैंग्वेज, ये तो मैं बहुत रिफाइंड वे में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये सब कुछ करने के बाद फिर उसके बाद में मैं दूर बैठा सुन रहा हूँ, और वो कह रहा मेरे को भी सब कुछ आता है, मेरे को भी सब कुछ आता है। तो वो क्या कहता है दूसरा वाला, अच्छा तेरे को सब कुछ आता है, तेरे 10th में परसेंटेज कितनी आई थी? परसेंटेज अगर बता दी ना, तेरे घर में कितने भाई बहन हो? 3 भाई बहन है, 2 भाई हैं 1 बहन है। अच्छा तुम तीनों की मिलके भी उतनी परसेंटेज नहीं आई होगी जितनी मेरी आई थी परसेंटेज 10th में, है ना। वो कहता है कि अच्छा कितनी आई थी? 55% आई। और मैं दूर बैठ के मैं हंसी रोक कर बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मैं हंसूंगा तो वो मेरे से चिढ़ जाएंगे, मेरे से लड़ने आ जाएंगे, क्योंकि सबके सींग निकले थे, तो सब लड़ने को ही आते थे, है ना।
55%। मैंने कहा कि थके हुए बच्चे बताओ, मैं पापा को बताऊँ, मैं पापा 55% आए हैं, और दूसरा कह रहा है 56% आए हैं। मैंने वो 56%। उस टाइम पर भी एवरेज परसेंटेज जो है ना 65-70 इतनी एवरेज परसेंटेज होती थी उनकी, उससे भी थकी हुई परसेंटेज, और कहते हैं 55% है, तेरे तीनों भाइयों ने मिला के भी नहीं होंगे उतने। कमाल है। ऐसे ऐसे भगवान करे किसी को ना मिले। 11th क्लास सबसे बेकार क्लास। और अगर कोई नया बच्चा आ जाए, अरे भाई उसकी जान खा जाते थे कमेंटबाजी कर करके, कभी कुछ कहते थे ये ऐसा लग रहा है जैसे वो ना, मैं ना बिजनौर जाया करता था, मेरी बुआ के यहाँ पेपर बेचने आया करता था, ये ऐसा लग रहा है ना। नहीं वो चने बेचने वाला लग रहा है, कुछ भी नाम लगा, कुछ भी, किसी का कुछ भी भाई। बस भगवान बचाए ऐसे बच्चों से। पढ़ाई का तो माहौल ही नहीं था, टीचर भी ऐसे आते थे, पढ़ाते तो थे ही, चिल्लाते थे आधे टाइम। आपके यहाँ भी ये क्या नहीं है क्या? बस भगवान बचाए। तो एक ही टीचर है इंग्लिश वाली, इतना चिल्लाते हैं मार्क्स पढ़ने को। सर हमारे तो टीचर हमारी क्लास में हमारी क्लास में चले गए, तुम्हारी क्लास में टीचर के हो ना, तो जब कहते हैं ना कि आइदर जब ये कहा जाता है ना आइदर यू चेंज द सिस्टम, कहते हैं ना आइदर यू चेंज द सिस्टम और सिंपली एक्सेप्ट इट। तो हमारे साथ फिर वही हुआ, सिंपली एक्सेप्ट कर लो, कोई और कुछ नतीजा ही नहीं है उस चीज़ का, एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट कर लिया, टीचर स्कूल छोड़ के चले गए, हमारी क्लास में वो चक्कर है ऐसे। एक टीचर थे अच्छे घर से, बेचारे बुजुर्ग थे, मैथ्स पढ़ाते थे, MM भटनागर नाम था, MM भटनागर नाम था उनका। तो किसी ने पूछ लिया सर आपका नाम क्या है? मेरे नाम का क्या करोगे तुम? पढ़ाई करो, बेवकूफ़ कहेंगे, मेरा नाम पूछ रहे हो, है ना। पीछे से बोलता मिक्की माउस, पीछे से बोलता मिक्की माउस ही नाम पड़ गया, है ना। और क्लास में आ जाए मिक्की चिल्ला रहे क्लास में। अब वो टीचर कभी चौक फेंक के बारे में भी कुछ फेंक, मतलब कोई शर्म लिहाज कुछ नहीं, सब चल रहा है ऐसे ही। एक आती थी टीचर, उनका नाम था नीलम डिमरी उनका सर नेम था, डिमरी, है ना। और वो इंग्लिश पढ़ाती थी तो नींद आती थी बच्चों को, तो उनका नाम रख दिया नींद की गोली, दूसरा बोलता डिमरोली, तो डिमरी का डिमरोली बना दिया, डिमरोली ये चलता है। पता नहीं, मुझे पता है कि 12th में कैसे पढ़ाई करी है। 11th तो निकल गई थी ऐसे जैसे तैसे बस। हाँ सेक्शन का चेंज होता है। नहीं, बस इतना हो गया था कि फिर जो हम तीन एकजुट हो गए थे, फिर इतना था कि हमें कोई गाली बकता था तो हम तीन मिलकर कूटते थे उसको, ये हो गया था। ज़िंदगी में कभी लड़ाई नहीं करी, लेकिन 11th क्लास में ये सीख लिया था कि भाई या तो हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, नहीं तो पिटना पड़ेगा, दोनों में से एक काम करना है। तो हमने पीटने को चुना कि हम पिटेंगे नहीं, हम पीटेंगे अगर कोई हमें परेशान करेगा तो। फिर हम तीन हो गए थे, हमें तीन को ना हमारे भी पता नहीं नाम वाम निकाल रखे थे, छेड़ते रहते थे हमें भी। लेकिन फिर वो परेशान हो गए क्योंकि शर्म आने लगी ना, जब हमारी परसेंटेज धीरे धीरे सुधरती गई, है ना। और वो नालायक थे और बिगड़ते गए। मैं आपको बताता हूँ, आधी से ज़्यादा क्लास तो कंपार्टमेंट में फेल हुई थी, दोबारा गए थे सारे के सारे पेपर देने, उसके बाद भी पास नहीं हुए होंगे, बेकार सेक्शन था। उसके बाद भी कंपार्टमेंट में कोई पास नहीं होता, पता है कि नहीं? कंपार्टमेंट में पास नहीं होते भाई। कंपार्टमेंट के जैसे आपकी मतलब RD शर्मा अगर आपके पास है, तो जैसे आप ये देखेंगे, ये CBSE 2006 लिख रहा है, यहाँ CBSE 2005, 2013, 2019, मैं ये वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे कहीं ना कहीं आगे ना C लिखा हुआ होगा, है ना। C इज़ फॉर कंपार्टमेंट। जैसे देखो ये रहा, ये लिखा हुआ है CBSE 2006, C का मतलब ये कंपार्टमेंट है। कंपार्टमेंट का भी ऐसा, शायद आपको पहले भी कभी बताया होगा, कंपार्टमेंट का ऐसा जुगाड़ निकाल रखा था बच्चों ने। क्या करते थे कि इंग्लिश का पेपर पढ़ा, मैथ्स का पेपर पढ़ा और साइंस का पेपर पढ़ा। अब बच्चे ने मैथ्स पूरे साल पढ़ा ही नहीं है और 4-4 दिन का गैप मिल गया, तो मैथ्स का पेपर छोड़ दिया ही नहीं। और उसके बाद क्या हुआ, इंग्लिश के बाद सीधा साइंस का पेपर के 8 दिन, और फिर किसी टीचर के पास चले गए, सर 8 दिन में पास करा दो मुझे। तो 8 दिन में उसको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं और रट्टा लगा रहा है सुबह शाम। साइंस का पेपर अच्छा दे दिया। फिर उसके बाद जब पेपर हो जाते थे, उसके 1.5 महीने बाद कंपार्टमेंट का पेपर होता था, तो 1.5 महीना पूरा मिल गया। अब 1.5 महीने में सिर्फ और सिर्फ मैथ्स ही कर रहे हैं, तो मैथ्स में फिर आएंगे, जब एक ही सब्जेक्ट कर रहे हो तो भाई 90 से ऊपर आ ही जाएंगे नंबर, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये पैटर्न नोटिस करा, CBSE ने नोटिस करा, और फिर उन्होंने कहा कंपार्टमेंट का पेपर इतना टफ बनाओ कि बच्चा कंपार्टमेंट में फिर पास ही ना हो पाए, ठीक है। तो अब ये हो गया है कि भाई हम मेन पेपर अगर दे दिया और वो क्लियर हो गया तो हो गया, नहीं तो कंपार्टमेंट में तो भूल जाओ भाई। ये जिस पर C लिखा हुआ है ना, ये क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे आप। ये जो है C जिस पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा।
मेन पेपर में ना मेन पेपर इजी आता है, मेन पेपर ही निकालना है, कंपार्टमेंट नहीं। हमारे साथ के सब ऐसे ही थे सब। मेन पेपर कहते हो ना इजी आता है। थोड़ी बहुत ना टेंशन नहीं देते हैं चलने का। ये भी बात है। ये क्वेश्चन और नोट करो चलो। टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट सोच रही है भाई। ये 17 था ना, 17 के बाद अगला एग्जांपल नोट करिएगा, एग्जांपल नंबर 18। Two pillars of equal height and on either side of a road which is 100 meter wide either side of a road which is 100 meter wide, full stop, the angles of elevation of the top of elevation of the top of the pillars are of the top of the pillars are 60 degree and 30 degree at a point on the road. At a point on the road between the pillars. Between the pillars. Full stop. And the position of the point. तो पॉइंट एक ही है, पॉइंट एक ही है। तो फिर अगर दोनों इक्वल लेंथ के तो वो एक ही है मतलब। रुको अभी बता रहा हूँ। Find the position of the point. Between the pillars and the height of each pillar. टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट, दो पिलर हैं इक्वल हाइट के, ठीक है। तो हमने क्या करा, एक पिलर यहाँ पर बना दिया और एक पिलर यहाँ पर बना दिया, दोनों की हाइट सेम है। इसको भी बोल देते हैं, इसको भी बोल देते हैं ए बी, और ये हो गया सी और डी, इक्वल हाइट के। टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट एंड ऑन अदर साइड ऑफ अ रोड व्हिच इज 100 मीटर वाइड। तो रोड कितनी है, 100 मीटर वाइड। The angles of elevation on the top of the pillars are 60 degree and 30 degree at a point on the road between the pillars. तो रोड है, रोड के एक तरफ एक पिलर लगा हुआ है, रोड के एक तरफ एक पिलर लगा हुआ है। तो अब कोई एक पॉइंट है बीच में, तो वहाँ से एक पिलर को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री आता है, दूसरे को देखते हैं तो 30 डिग्री। तो एक पॉइंट जो है वो थोड़ा नज़दीक बना लीजिए, यहाँ नज़दीक बनाएंगे तभी तो एंगल बड़ा है ना 60 डिग्री। और ये इस वाले पिलर के टॉप से थोड़ा दूर हो गया यहाँ से। जब इसको चेक करेंगे ये कितना हो गया 30 डिग्री।
ए बी सी डी इस पॉइंट पे बोल दीजिए ई, ए बी सी डी ई, ठीक है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द कॉर्नर बिटवीन द पिलर्स एंड द हाइट ऑफ ईच पिलर। इसको एक्स मान लीजिए तो ये कितना हो गया 100 माइनस एक्स मीटर माइनस एक्स मीटर। X meter. अच्छा, find the position of the point. तो अब क्या करें? In triangle ABE, in triangle ABE tan 60 degree is equal to AB upon BE. रूट 3 ए बी कितना हो गया एच अपॉन बी ई कितना हो गया एक्स। एच इज इक्वल टू रूट 3 एक्स। इन ट्राइंगल डी सी ई tan 30 degree is equal to BC upon EC. EC कितना 100 माइनस एक्स। एच रूट 3 एच कितना हो गया रूट 3 एक्स इंटू रूट 3। भाई एच कितना रख दिया है रूट 3 एक्स वैल्यू रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3 माइनस एक्स को इधर ले आइए 100 इज इक्वल टू 3x प्लस एक्स तो 4x इज इक्वल टू 100। एक्स की वैल्यू 25 मीटर आ गई, 25 मीटर आ गई, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है हमें, वो कह रहे हैं हाइट ऑफ ईच पिलर। हाँ जी, हाइट कितनी है पिलर की रूट 3 एक्स। तो 25 रूट 3 मीटर ये पिलर की हाइट होगी 25 रूट 3 मीटर। बताइए क्लियर है, ठीक है। बस इतना करो, सर हमको पोजीशन ऑफ व्यू निकाल दिया। वो तो निकाल चुके हैं एक्स 25 मीटर निकाल चुके, हाइट भी निकाल चुके।